आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुमन। मैं आपको अपने इस चैनल माइनिंग मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई लोगों का सजेशन था कि सर आप जल्द से जल्द रेगुलेशन को स्टार्ट कीजिए। तो आज मैं कुछ रेगुलेशन को आपके साथ डील करूंगा और हम लोग देखेंगे और समझेंगे बारीकी ढंग से कि रेगुलेशन आपके ओपन कास्ट माइनिंग मेथड से जितने भी रिलेटेड हैं उन सारे रेगुलेशन को हम लोग डील करेंगे। मैं इसलिए ऐसे रेगुलेशन को सेलेक्ट कर रहा हूं जो कि आपका ओपन कास्ट से रिलेटेड है, इसलिए क्योंकि मैंने हाल ही में आपका जो ओपन कास्ट माइनिंग मेथड है जो कि आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है उसको मैंने स्टार्ट किया था। तो यदि हम लोग एक दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलेंगे तो हमें समझने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और साथ ही साथ हम लोग अच्छी तरीक़ा से जो सिलेबस है उसको भी कवर कर पाएंगे और बारीकी ढंग से हम लोग समझेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए हमें टेलीग्राम ऐप पे फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, रेगुलेशन नंबर 105 जिसमें आपका मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग की चर्चा की गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कई वर्ष पहले हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, इतने मशीनरीज नहीं थी और उस दौरान हम लोग माइंस में जो वर्किंग करते थे वो मैनुअल वर्किंग करते थे। मैनुअल वर्किंग में हम लोग जनरली बिना मशीन्स के द्वारा अपने हाथों से काम करते थे, तो उसी को हम लोग मैनुअल कहते हैं। कुछ मैनुअल वर्किंग करने के बाद यानी कि कुछ वर्ष के दौरान जैसे जैसे इन्वेंशन होने लगा तो उसके बाद हम लोग माइंस में सेमी मैकेनाइज्ड वर्किंग करने लगे, यानी कि कुछ काम हम लोग हाथों से करते थे और कुछ काम मशीनों के द्वारा होती थी। लेकिन जैसे जैसे और भी इन्वेंशन और मशीनरीज आती गई हमारे माइंस में, वैसे वैसे अब हमारा जो माइंस है वो पूरी तरीक़ा से मैकेनाइज्ड हो गया है, यानी कि पूरी तरीक़ा से हम लोग मशीन्स के ऊपर डिपेंड हैं। यदि मशीन्स अच्छे तरीक़ा से हमें काम कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो पीक पे होगा। अब देखते हैं मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग के रेगुलेशन में कौन कौन सी बातों की चर्चा की गई है। दोस्तों, रेगुलेशन का मतलब होता है कि आप माइंस में कैसे आप वर्किंग कर सकते हैं, यानी कि उसमें आपका हर वर्किंग आप कैसे बेंच को फॉर्म करेंगे, कौन से एंगल पे फॉर्म करेंगे, कितना उसका हाइट होना चाहिए, ये सभी चीज़ें के बारे में आपको रेगुलेशन में मिलेगा। तो रेगुलेशन हमें इंस्ट्रक्शन देता है और कहता है कि आप इस इंस्ट्रक्शन जो पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको आप फॉलो कीजिए, नहीं तो आपका माइंस को बंद कर दिया जाएगा। यदि आप लोग रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो जो एक्सीडेंट का चांसेस है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए हमें रेगुलेशन को भी फॉलो करना चाहिए। हालांकि माइंस में जो भी वर्कर्स लोग होते हैं जो लोअर पोस्ट में होते हैं वो सभी उतना रेगुलेशन को तो पढ़े हुए तो होते नहीं हैं, तो वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। हालांकि जितने भी अपर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो सभी इम्प्लीमेंट करते हैं इन सारे रेगुलेशन को अपने माइंस में। दोस्तों, आपका रेगुलेशन नंबर 105 और 106 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो यदि आप 105 को अच्छी तरीक़ा से अध्ययन करते हैं तो आपको 106 यानी कि मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग को अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा। तो आप पूरा टिल एंड तक वीडियो को देखिएगा और बारीकी ढंग से इसे समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि रेगुलेशन में ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे जाते हैं जो कि हमें ईजिली समझ में नहीं आती है, तो मैं उसे अच्छे से शॉर्ट वर्ड में डिफाइन करने का कोशिश करूँगा और मैं अपना बेस्ट आपको देने का कोशिश करूँगा। जब हम लोग ओपन कास्ट वर्किंग करते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं कि जो भी टॉप मोस्ट लेयर है यानी कि वैसे सॉइल जिसमें आपका एग्रीकल्चर होता है उसको हम लोग हटाते हैं। उस टॉप मोस्ट सॉइल के नीचे में आपका हार्ड रॉक्स मिलता है, उस हार्ड रॉक को हम लोग ब्लास्टिंग करके निकाल देते हैं। ठीक हार्ड रॉक के नीचे में आपका मिनरल्स या फिर कोल डिपॉजिट होता है, उसको भी हम लोग ब्लास्टिंग करके निकालते हैं। तो आपका जो दो लेयर्स है यानी कि टॉप मोस्ट सॉइल और आपका हार्ड रॉक्स, इसी को हम लोग जनरली ओवरबर्डन कहते हैं। ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, इसलिए हम लोग ओवरबर्डन को एज एक वेस्टेज मटेरियल के तौर पर ट्रीट करते हैं।
मैंने यहाँ तक आपको ओपन कास्ट माइंस का एक पृष्ठभूमि को तैयार कर लिया है। अब हम लोग समझते हैं कि जो रेगुलेशन में पॉइंट्स दिए गए हैं उसको। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका इन एलुवियल सोयल, जो कि सोयल आपका बाढ़ वाले मिट्टी होते हैं, उसी को हम लोग एलुवियल सोयल कहते हैं। मोरम, क्ले, डेब्रिस और अदर सिमिलर ग्राउंड। तो जो भी ओवरबर्डन्स है उसके बारे में पहला पॉइंट में चर्चा किया गया। उसमें बोला गया है कि जो साइड है, जब आप ओवरबर्डन को निकालते हैं तो उसका जो साइड है वो आप 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। द साइड शैल बी स्लोप्ड एट एन एंगल नॉट एक्सीडिंग 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल। कहने का मतलब यही है कि जैसे ही आपने ओवरबर्डन्स को हटाया तो उस ओवरबर्डन को जब हटाते हैं तो हम लोग बेंच फॉर्म करते हुए मिनरल्स या फिर कोल बॉडी तक पहुंचते हैं। तो जो आपने बेंच को फॉर्म किया है उस बेंच का जो साइड है वो आपको बोल रहा है कि 45 डिग्री से आप ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही आप 45 डिग्री से ज़्यादा करेंगे आपका जो मशीन से वो फॉल होने लगेगा, वो ज़्यादा चढ़ाव में वो मशीन चल नहीं पाएगा और उसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस हो जाएगा। इसलिए आपको बोला जाता है कि जो भी साइड्स है वो आपको 45 डिग्री के कम से कम में आपको रखना होता है। यानी कि द साइड शैल बी स्लोप्ड एट एन एंगल नॉट एक्सीडिंग 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल। बी पॉइंट कहता है द साइड शैल बी केप्ड बेंच एंड द हाइट ऑफ एनी बेंच शैल नॉट एक्सीड 1.5 मीटर एंड द ब्रेथ देयरफॉर शैल नॉट बी लेस देन द हाइट। यानी कि जो भी ओवरबर्डन का साइड है उसे आप लोग बेंच का फॉर्म करेंगे और आपका ओवरबर्डन का जो हाइट है वो 1.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ओवरबर्डन का जो हाइट है उसको 1.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आपका जो हाइट विड्थ है वो हाइट से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब कि यदि आपने 1.5 मीटर हाइट को चूज़ किया है तो आपको 1.5 मीटर से अधिक आपको उसका विड्थ लेना है, उस बेंच का जो विड्थ है उसको आपको लेना है। कभी भी आपका जो विड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है वो हाइट से कम नहीं होगा। दोस्तों पहला पॉइंट में आपका दो बातें किया गया है। पहला पॉइंट तो आपका ओवरबर्डन से रिलेटेड है, जिसमें कि ए पॉइंट में बोला गया है कि आप जो स्लोप फॉर्म करेंगे वो आप 45 डिग्री से अधिक नहीं करेंगे। दूसरा में बोला गया है कि जो आप बेंच का जो हाइट फॉर्म करेंगे वो आप 1.5 मीटर से अधिक नहीं करेंगे और साथ ही साथ आपका जो विड्थ है वो हाइट से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें होने के कारण आपका जो रीजनल इंस्पेक्टर है वो इसे चेंज कर सकता है। रीजनल इंस्पेक्टर में चेंज द एंगल विद सम कंडीशन। रीजनल इंस्पेक्टर जब भी कुछ कंडीशन में यदि कुछ एंगल्स को चेंज करता है तो उसके लिए वो लिखित तौर पर आपको एक लेटर को देगा, यानी कि उसे हम लोग कहते हैं कि ऑर्डर इन रिटर्न। वो आपको ऑर्डर इन रिटर्न देगा, तभी जाके आप उस कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट को एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी लेबर को बोलता है कि आप 50 मीटर तक एक गड्ढा करें, तो जैसे ही लेबर काम करना शुरू करता है वो 45 मीटर तक गड्ढा करता है और अपने मालिक को बोलता है कि मैंने तो 50 मीटर तक गड्ढा कर दिया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 मीटर का चोरी हो गया, यानी कि 5 मीटर का जो गड्ढा होना और भी था वो लेबर ने नहीं किया। इस कंडीशन में तो ओनर का लॉस हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि जैसे ही काम शुरू हो तो हम लेबर को बोल दें कि भैया आप जैसे ही आप गड्ढा कर रहे हैं तो एक पिलर को भी छोड़ दें, ताकि आप जब गड्ढा कंप्लीट कर लेंगे तो हम उस पिलर को मेज़रमेंट ले लेंगे और हमें यह पता चल जाएगा कि आपने कितना मीटर तक डेप्थ किया है। यदि उस पिलर का जो हाइट है उसको यदि हम लोग मेज़रमेंट कर लेंगे तो हमें जनरली सी बात है कि कितना मीटर तक गड्ढा हुआ है ये तो पता हो जाएगा। तो इससे हम लोग बच सकते हैं। अब सेकंड रेगुलेशन यानी कि सेकंड जो पॉइंट है उसको हम लोग समझते हैं। सेकंड पॉइंट बोला गया है कि वेयर एनी पिलर इज लेफ्ट इन situ फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट इट्स हाइट शैल नॉट एक्सीड 2.5 मीटर। यानी कि
अब मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक गड्ढा का एग्जाम्पल दे के समझाया। अब आप माइंस के रिस्पेक्ट में समझें। जैसे ही ओवरबर्डन को आपने रिमूव आउट करते हैं तो जो ओवरबर्डन का जो मेज़रमेंट लेने के लिए आपने जो पिलर को छोड़ा था, उस पिलर का जो हाइट है वो 2.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। और जैसे ही आपका पिलर का हाइट 1.5 मीटर से ज़्यादा होता है तो जो पिलर का जो बेस है वो 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि पिलर का हाइट पिलर का विड्थ से कम नहीं होना चाहिए। आपका विड्थ ज़्यादा होगा, हाइट कम होगा। पॉइंट 1 और 2 में ओवरबर्डन से रिलेटेड बातें थी। पॉइंट 3 में आपका कोल से रिलेटेड बातें हैं। इसमें बोला गया है कि कोल का जो साइड है वो स्लोप होगा, यानी कि इंक्लाइन होगा। वो आपका 45 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोल का जो साइड है वो 45 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें और भी बातें कही गई है, जैसे द साइड सेल बी केव्ड बेंच, यानी कि जो कोयला का जो साइड है उसे हम लोग बेंच फॉर्म करते हुए जाएंगे और उस बेंच का जो हाइट है वो 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जो विड्थ है वो हाइट से कम नहीं होगा। और यह भी कहा गया है कि यदि चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो वैसे कंडीशन में कुछ कंडीशन होने के कारण चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो उसे चेंज कर सकता है। ये जो डायमेंशन दिया गया है उसे वो चीफ इंस्पेक्टर चेंज कर सकता है। इसके लिए जो भी चीफ इंस्पेक्टर है वो आपको ऑर्डर अपना रिटन में देता है। उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गया हो। यदि आपको पसंद आ रही तो आप लाइक करके ज़रूर बताएं, और किसी तरह का भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। समझते हैं 4 पॉइंट को। इन एन एक्सकेवेशन in any hard and compact ground or in prospecting trenches or pits, the site shall be adequately benched, sloped or secured so as to prevent the danger from the fall of sites। यानी कि इसमें कहा गया है कि जब आप एक्सकेवेशन करते हैं हार्ड रॉक को तो उस हार्ड रॉक के साइड को आपको स्लोप्ड करना है, बेंच करना है और सिक्योर करना है। सिक्योर इसलिए करना है ताकि जो आपका डेंजरस ऑकरेंस है उससे बचाया जा सके। और इसमें साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जो आपका हार्ड रॉक का जो हाइट ऑफ बेंच है वो 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। 5th पॉइंट में बोला गया है कि जो साइड ऑफ एक्सकेवेशन है, जिस साइड में जो काम चल रहा है वहाँ से 3 मीटर के डिस्टेंस में कोई भी ट्रीज नहीं होना चाहिए, ना ही आपका लूज स्टोन होना चाहिए और ना ही आपका डेब्रिज यानी कि कोई गंदा चीज़ होना चाहिए। तो 3 मीटर के डिस्टेंस में जहाँ पे वर्किंग हो रहा है वहाँ से आपका ट्रीज, डेब्रिज और लूज स्टोन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं 6 पॉइंट जो कि आपका लास्ट पॉइंट है। इस पॉइंट में बोला गया है कि कोई भी पर्सन अंडरकट नहीं करेगा। अंडरकट कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए एक दीवार है, यदि उस दीवार का जो बॉटम है यानी कि निचला जो पोर्शन है, यदि वहाँ पे कोई अंडरकट यानी कि वहाँ पे कोई हथौड़ा लेके मार के तोड़ दे रहा तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जैसे ही वो तोड़ेगा तो जो ऊपर का जो पार्ट है वो ओवर हैंग करने लगेगा और धड़ाम से वो नीचे गिर जाएगा। इसलिए कहा गया है कि नो पर्सन शैल अंडरकट एनी फेस और साइड और परमिटेड अंडरकटिंग विच में को कॉज ओवर हैंगिंग। तो वहाँ पे ओवर हैंगिंग सिचुएशन पैदा हो जाएगा, इसलिए बोला गया है कि आप अंडरकटिंग नहीं करें। अंडरकट एकदम स्ट्रिक्टली मना ही है। यदि आपको हमारा मेहनत पसंद आता है तो आप हमारे इस मेहनत को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप हमें मोरली सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें ताकि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकें। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब आपसे नई वीडियोस में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।